नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के एक बेहद रोमांचक सफ़र पर निकलने वाले हैं जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। आज हम सिर्फ इनका नाम नहीं रटेंगे बल्कि इनके स्ट्रक्चर, फिजिकल रियलिटी और केमिकल डेंसिटी के पीछे क्या असली विज्ञान है समझेंगे। तो कुर्सी की पीठी बांध लीजिए क्योंकि यह मास्टर क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। द हैलोजन ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों सोचिए, अगर एक शांत और सीधी सादी अल्केन मॉलिक्यूल्स में हम एक हैलोजन की एंट्री कर दे तो क्या होगा। अल्केन जो पहले एक कदम नॉन पोलर और सिमेट्रिकल था, हैलोजन के आते ही पूरी तरह बदल जाता है। हैलोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती है और एक पोलराइज्ड CX बॉन्ड बना देता है। यह एक अकेला बदलाव मॉलिक्यूल की पूरी किस्मत और उसकी रियलिटी को बदल कर रख देता है। क्लासिफिकेशन एट अब सवाल आता है कि हम इन पहचाने कैसे। इनका क्लासिफिकेशन उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पर निर्भर करता है जिसे हैलोजन जुड़ा है। अगर कार्बन sp3 है तो वह हैलो अल्केन्स है। अगर sp2 डबल बॉन्ड है तो वह हैलो अल्कीन्स और sp ट्रिपल बॉन्ड है तो वह हैलो अल्काइंस। और हाँ, अगर हमारे हैलोजन सीधा किसी बेंजीन रिंग से एरोमेटिक sp2 कार्बन से जुड़ा जाए तो उसे हैलो अरीन्स या अराइल हैलाइड्स कहा जाता है। अब आते हैं, इन्हें बनाने के लिए 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, अल्कोहल से, जहाँ हमें लुकास रेजेंट या PCl5 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री का परफेक्ट तरीका SOCl2 का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें बनाने वाला बाय प्रोडक्ट SO2 और HCl गैस होता है जो आसानी से उड़ जाता है और हमें एकदम शुद्ध परफेक्ट मिलता है। इसके अलावा हम हाइड्रोकार्बन से और हैलोजन एक्सचेंज जैसे फ्लैंकस्टन्स और स्वार्ट्ज रिएक्शन के जरिए भी अल्किल हैलाइड्स बना सकते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात देखिए, जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं, एटम का साइज और मास बढ़ जाता है। इसका नतीजा कार्बन और हैलोजन के बीच एक बॉन्ड लंबा हो जाता है और उसकी ताकत, बॉन्ड स्ट्रेंथ तेजी से गिरती है। जहां CF बॉन्ड स्ट्रेंथ 100% है, वही CI बॉन्ड की स्ट्रेंथ गिरकर सिर्फ 25% रह जाती है। यह पोलैरिटी इसके आगे के बर्ताव को तय करती है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, जो पूरी तरह से वंडरवॉल्स फोर्स पर निर्भर है। इनके 3 सुनहरे नेम है। द मास रूल, हैलोजन जितना भारी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। RI ग्रेटर
RBr, RCl और RF ऐसी सीरीज है। द चेन रूल, कार्बन चेन जितनी लंबी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही अधिक। द ब्रांचिंग रूल, ब्रांचिंग बढ़ने से मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया कम हो जाता है, बिल्कुल एक गोल गेंद की तरह, जिसे ट्रैक्शन घटता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। द सॉल्युबिलिटी पैराडॉक्स, क्या आपको लगता है कि पोलर होने की वजह से यह पानी में घुल जाएगा? जी नहीं, यह एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। अल्किल हैलाइड्स पानी से होता है, ऐसे इसलिए क्योंकि इनमें उतनी ऊर्जा नहीं होती कि यह पानी के बेहद मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड के नेटवर्क को तोड़ सके, इसलिए सिर्फ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलना पसंद करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, द सिमेट्री एडवांटेज। डाई हेलोबेंजीन को देखिए, इनके बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग सेम होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसका असली हीरो है पैरा आइसोमर्स। इसका परफेक्ट सिमेट्री क्रिस्टल लैटिस में एकदम टाइट पैक होने में मदद करता है, जिससे इसकी लैटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई हो जाते हैं। केमिस्ट्री सिर्फ कागज पर 3D में नहीं, 2D में नहीं, 3D में काम करती है। जब तक एक कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हैं तो वह कायरल बन जाता है। इसके दोनों रूप होते हैं, एंटोमर्स, जो बिल्कुल शीशे के प्रतिबिंब मिरर इमेज की तरह होते हैं, एक पर दूसरे पर सुपरपोज नहीं हो सकती। स्क्रीन पर आप फ्रिक्शन प्रोजेक्शन और 3D वेज फॉर्मूला देख सकते हैं, जो मॉलिक्यूल की 3D रियलिटी को दर्शाता है। केमिकल डेंसिटी, द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, पोलराइज्ड CX बॉन्ड एक होमिंग बिकिन यानी एक टारगेट की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल NU इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर सीधा अटैक करता है और हैलोजन को बाहर निकल फेंकता है। लैब में हम इसे गर्म NaOH और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 डालकर टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम हैलोजन का प्रेसिपिटेट मिलता है। द सब्स्टिट्यूशन, SN1 एंड SN2। सब्स्टिट्यूशन के 2 रास्ते हैं, बीच हमेशा एक महायुद्ध चलता है, SN1 एंड SN2। SN2 एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, जहां न्यूक्लियोफाइल के पीछे से झुककर अटैक करता है, जिससे होता है जैसे तेज हवा के छाता उल्टा हो जाता है। उस स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल पसंद, इसलिए प्राइमरी हैलाइड इसके दीवाने हैं। वह SN1 2 स्टेप्स पे होता है, जहां पहले एक कार्बोकैटायन बनता है, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी आ सकता है, जिसे टर्सरी हैलोजन्स SN1 रास्ता ही चुनता है। एलिमिनेशंस ऑफ मेटल्स, लेकिन रुकिए, अगर हम अल्कोहलिक KOH के इस्तेमाल करें तो वह
कहानी बदल जाती है। सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। यह साइडजेफ रूल के अनुसार हमेशा वह अल्किन ज़्यादा बनता है जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड और स्टेबल हो। और अगर हम हलाइड्स को मैग्नीशियम Mg एक्टिव मेटल के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट कराए तो वह ग्रिडना रेजेंट बनता है जो कार्बन को ही पावरफुल न्यूक्लियोफाइल बना देता है। अब मिलते हैं हेलोअराइन से। यह न्यूक्लियोफाइल एक अभेद्य किले की तरह रेजोनेंस की वजह से इनका कार्बन हेलोजन बॉन्ड एक पार्शियली डबल बॉन्ड बन जाता है जो छोटा 169 पिकोमीटर बेहद मजबूत होता है। साथ ही यह बेंजीन रिंग की विशाल पाई हाइड्रोक्सिल किसी भी न्यूक्लियोफाइल के पास फटकने नहीं देता। इसलिए यह सब्स्टिट्यूशन करना लोहे के चने चबाने जैसा है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट केमिस्ट्री लैब तक सीमित नहीं, इसका हमारी दुनिया पर बहुत बड़ा असर है। पॉलीहैलोजन कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं जैसे फोरेन CFCs, जिनसे ओजोन लेयर भारी नुकसान पहुंचाया है। DDT जो कभी एक क्रांतिकारी कीटनाशक था लेकिन जानवरों की चर्बी में जमा होने के कारण बैन कर दिया। क्लोरोफॉर्म हवा के संपर्क में आकर जहरीली फॉर्जिंग गैस बनाता है और डाइक्लोरोमीथेन सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। इसका इस्तेमाल हम बहुत सावधानी से करना चाहिए। कंक्लूजन्स, द हैलोजन्स लाइफ साइकिल। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम मॉलिक्यूल की पूरी स्ट्रक्चर पहचान बदल देता है। यह उनकी फिजिकल रियलिटी जैसे बॉइलिंग पॉइंट तय करता है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को ड्राइव करता है और अंत में हमारे पर्यावरण के उसका परमानेंट फेट भी निश्चित करता है। मुझे उम्मीद है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स का यह ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में छुप गया होगा। अगर आपको यह मास्टर क्लास पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड